ओके, तो देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, received rupees 51,000 from his sister living in UK on 21/9/2019। बताइए, ये यूके के रहने वाली है, ये इसकी बहन, ध्यान रखिएगा। तो बताइए टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा? टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, बताइए। सर सर एग्जेम्प्ट टैक्सेबल भी होगा। एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल एग्जेम्प्ट होगा होगा सर। सर, रिलेटिव है। टैक्सेबल क्योंकि सर बाहर है, रिलेटिव तो है बट वो बाहर की है, रेसिडेंट तो नहीं बताया। द यहाँ पर कोर पार्ट ये है कि ये वो आपकी सिस्टर है, रिलेटिव है वो। अब रिलेटिव कहीं भी रह के दे सकती है यार। क्वेश्चन आपको घुमा रहा था फॉरेन का, कंट्री का नाम देकर। भैया वो भले ही बाहर में है लेकिन है तो तुम्हारी बहन, है तो तुम्हारी रिलेटिव। अब क्वेश्चन, अब हमको प्रोविजन में ऐसा तो नहीं बोला सर वो कि बाहर भी रहेगी, अगर रेसिडेंट नहीं भी होगी तब भी। सो व्हाट, तुम कौन हो? तुम रेसिडेंट हो। रेसिडेंट को पैसे कहां से मिले? बाहर से मिले, टैक्सेबल होगा नो डाउट। लेकिन यहाँ पर गिफ्ट कौन दिया? सिस्टर। सिस्टर कौन है? रिलेटिव। सो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। प्रोविजन में कहीं पर भी नहीं बोला कि रिलेटिव का आपका इंडिया में रहना जरूरी है कि बाहर रहना जरूरी है। अगर आपको याद हो तो हमने जब ऊपर कल प्रोविजन पढ़ा था उसमें क्या लिखा था? एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। याद आया आपको? तो ये वाला बात सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था, आपको ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन में मेन पार्ट क्या था आपका? भैया रिलेटिव है। इट इज इमैटेरियल whether the relative is in India or outside India। समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया बताइए। जी सर। ओके, तो चलिए नंबर सी का आंसर लिखिए। नंबर सी का लिखिए, any sum received from a relative, any sum received from a relative is not subject to tax। कंटिन्यू कीजिए। it is immaterial whether the relative is in India or आउटसाइड इंडिया। क्योंकि इनकम टैक्स हम किसके ऊपर टैक्सेबल करते हैं? जो कि इंडिया का रेसिडेंट हो। हमारे वाले केस में रेसिडेंट कौन है? विशेष। विशेष है ना? कौन है ये क्वेश्चन है दूसरा वाला था, ये नॉर्मल। हाँ विशेष, तो इसकी विशेष वाला है सर। हाँ विशेष वाला ये। तो यहाँ पर इसकी सिस्टर जो इसको पैसे दी वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। देखो इंडिया में पैसे मिले तो टैक्सेबल होना चाहिए चाहिए, जो हमने पढ़ा था कब? स्कोप ऑफ इनकम में, अगर आपको याद हो तो। लेकिन अब यहाँ पर स्पेशल क्या आ गया? स्पेशल ये आ गया कि भी अगर रिलेटिव से मिले तो एग्जेम्प्ट। ठीक है, अगर मान लो कि किसी कारण से कि आप अब पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए पढ़ाई के लिए, और वहां पर आपका बर्थडे आ गया, और आपके पापा अगर आपको 1 लाख रुपए का गिफ्ट भेजते हैं, तो क्या टैक्स लगा लोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोविजन में बहुत क्लियर क्लियर लिखा है कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब रिलेटिव आपके घर में रहे, बाजू वाले घर में रहे, दूसरे शहर में रहे या दूसरे देश में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट, रिस्ट वॉच valued at rupees 60,000 from his friend on 1st December 2019। उसको उसके फ्रेंड से 60,000 रुपए की रिस्ट वॉच मिली। तो रिस्ट वॉच अगर मिली, पहले मेरे को ये बताइए कि गिफ्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका मनी, दूसरा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा आपका और एक मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफाइड, मतलब जो लिस्ट है सिर्फ वही है ना। तो रिस्ट वॉच क्या है? मनी है? नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं। तो किसमें आना चाहिए? इसमें आना चाहिए। मूवेबल लेकिन प्रॉपर्टी।
मूवेबल में आना चाहिए, लेकिन क्या ये स्पेसिफाइड के लिस्ट में है रिस्ट वॉच? नहीं। नहीं, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया? यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार 50,000 से तो ज्यादा वैल्यू हो गया, टैक्सेबल हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिस्ट वॉच क्या है आपका स्पेसिफाइड वाले लिस्ट में नहीं है, हेंस बेनिफिट मिल गया। लिखिए। अच्छा मुझे बताओ तो आपका स्पेसिफाइड में क्या क्या था, स्पेसिफाइड में क्या क्या था मुझे बताइए जरा। सबसे पहले शेयर्स एंड सिक्योरिटी, देन ज्वेलरी एंड बुलियन, बोलिए। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, ड्राइंग, पेंटिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट। है ना। इसको कुछ करे क्या, रुको, बैड, SAP सैप, जे नहीं, डी जड़ है, पास। जड़पास ना है, कुछ अजीब सा वर्ड है जड़पास, तो अच्छा सा नाम बनाएंगे अपने। ये आपका एस हो गया ना, रुको, डी और जे, डीजे, उसके बाद BA, नहीं उसके बाद PASS, रुको, PASS, क्या बचा, ये हो गया DJ, PASS, क्या बचा, A और B, है ना। हाँ, डीजे पास AB। अब डीजे पास कराएगा, ठीक है, अब डीजे पास कराएगा, तो ये आप ये याद कर सकते हो कि कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो अब डीजे पास कराएगा। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, B फॉर बुलियंस, D फॉर ड्राइंग, J फॉर ज्वेलरी, P फॉर पेंटिंग, फिर ये A फॉर क्या था आपका, एनी वर्क ऑफ आर्ट, S फॉर शेयर एंड सर्टिफिकेट, और ये S फॉर स्कल्पचर्स, ठीक है। अब डीजे पास कराएगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर लिखिए। अब डीजे पास कराया में, अब डीजे पास कराएगा में क्या रिस्ट वॉच है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए नंबर डी लिखिए, नंबर डी लिखिए, रिस्ट वॉच is not a property, is not a property under section 56 subsection 2 clause 10 and hence not taxable, and hence not taxable। समझ में आ गया आपको? जी सर। आगे बढ़े। अच्छा मुझे ये बताइए, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, हाँ, ये जो यहाँ पर अपने पॉइंट 3 पढ़ा ना, यहाँ पर अगर इसकी बहन नहीं होती, अगर इसका कोई फ्रेंड होता, तो इफ ये 51,000 सर को तब फ्रेंड को मिलता, टैक्सेबल होता। तब टैक्सेबल होता ही होता, है ना। जी ओके, सर। अच्छा ये आपको कैसे घुमा सकता है मालूम, ये आपको फिर क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, फ्रॉम हिज फादर्स फ्रेंड, ऐसे लिख देगा। तो आप क्वेश्चन रीड करते करते एग्जाम हॉल में ऐसे आप टेंशन में रहते हो, आप क्या पढ़ोगे, फ्रॉम हिज फादर, इतना पढ़ के आप स्किप अगर कर दिए तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए एग्जाम में जब आप जाओ तो प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। तो चलिए आपको एक चीज और बता दूं कि कभी भी अगर आप एग्जाम में जाओ तो कंफ्यूजन होता है बहुत सारा, आप टेंशन में रहते हो, तो एक चीज बहुत अच्छा है, वो चीज जरूर से कीजिएगा, वो है आपका 1 बॉटल वाटर। जब भी आप कंफ्यूज हो, बहुत ऐसा आपको बेचैनी हो, दिमाग काम करना बंद कर दे, तुरंत टेक अ सिप, छोटा सा सिप लेना, थोड़ा सा, ज्यादा पानी पियोगे तो फिर वॉशरूम का चक्कर काटना पड़ जाएगा। तो इट इज रिकमेंडेड कि थोड़ा सा पानी पीना, फिर देखना आपका बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स होगा और आपका दिमाग फिर से काम करना शुरू करेगा, ठीक है। ओके, आते हैं दोबारा हमारे क्वेश्चन सेशन पे। यहाँ तक हो गया, बताइए क्या आपको समझ में आया अभी तक जो भी हमने 2 नंबर 3 नंबर सॉल्व किए, आपको समझ में आया? यस सर, ठीक है, जी सर। बहुत अच्छे से समझ आ गया। फैंटास्टिक। अब हम एक और नंबर करेंगे और आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तो फटाफट लिख सकते हो आप लोग, ठीक है।
हाँ, या फिर मैं आपको यहीं पर बताता हूँ, आप लोग बताइएगा मेन अमाउंट कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए, जल्दी हो जाएगा। लिखिए, मिस प्रणति received the following gift, received the following gifts or amounts during the current previous year। ठीक है, क्या क्या उसको मिला? फर्स्ट, गिफ्ट ऑफ बुलियन for rupees 60,000 on her birthday from his friend, दूसरा क्वेश्चन, received a car from his cousin on payment of rupees 1 lakh। The fair market value was rupees 4 lakh। 4 लाख की गाड़ी 1 लाख में मिल गई। नंबर 3, received cash gift of rupees 1 lakh from Sambalpur University। फोर्थ वन, received interest on enhanced compensation of rupees 4,30,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, हमको इसको सॉल्व करना है। आप लोग लिख ली क्या क्वेश्चन? यस सर। जी सर। यस सर। तो फटाफट इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिफ्ट, अब यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ इसको, हाँ, गिफ्ट ऑफ बुलियन वर्थ रुपीज 60,000। अब बुलियन की जब बात आती है तो ये क्या है, तो हमारा स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में था, याद है आपको नाम? ज्वेलरी एंड बुलियन Yes, बोल के sir. था। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी में है और वैल्यू भी 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, कब मिला उसको? उसके बर्थडे पे मिला। बर्थडे इज नॉट अ मैरिज, तो भैया, और फिर किससे मिला? फ्रेंड से। तो क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? क्या ये टैक्सेबल Yes, होना जी चाहिए? सर। यस, इट इज यस सर। टैक्सेबल। और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? पूरा का Sir, पूरा whole amount. होल। 60,000। गलती से कभी 60,000 माइनस 50,000 मत कर देना यहाँ पर। इस वाले केस में पूरा का पूरा होल अमाउंट इज टैक्सेबल। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? रिसीव्ड अ कार फ्रॉम हिज कजिन ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख। कजिन से इसको मिला
1 लाख में उसने लिया जिस कार की वैल्यू थी 4 लाख रुपए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको अच्छे से घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन आपको पता है कहाँ पर फंसा रहा है? कजिन में फंसा रहा है। द वर्ड आप कजन पढ़ते हो आपको क्या फीलिंग आती है? कहीं ये रिलेटिव वाला क्वेश्चन? रिलेटिव। तो आप लोग मुझे बताइए क्या कजन आपका रिलेटिव होगा क्या? क्या कजन नहीं। आपका रिलेटिव है? एक बार उस चार्ट को देखते हैं। एक बार इस चार्ट हो को सकता है। एक बार इस चार्ट को देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या कजन आपका रिलेटिव है या नहीं। ठीक है, अपने आप को यहां पर रखिएगा। दिस इज यू इंडिविजुअल। अब देखिए आपका कजन कौन होगा? आपके चाचा का बेटा, आपका चाचा का बेटा, है ना? मतलब आपके फादर का ब्रदर। तो फादर के ब्रदर मतलब चाचा, चाचा की सिर्फ वाइफ तक सीमित है। चाचा के बच्चे, डॉटर एंड सन, ये कवर नहीं है। तो भैया कजन को यहाँ पर पिक्चर में लाया ही नहीं गया। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन अगर कजन पे घुमाता तो आप घूम सकते थे। तो कजन से मिला तो भैया टैक्सेबल होना चाहिए, हाँ या ना? टैक्सेबल होना चाहिए। कजन को पॉइंट ऑफ व्यू में रखूं यस सर। तो। लेकिन अब वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वैल्यू यहाँ पर देखिए नॉर्मल है 4 लाख, उसको कितने में खरीदा इसने? 1 लाख, यानी कि 4 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 3 लाख का बेनिफिट इसको मिल गया इनडायरेक्टली। मैं ऐसे बोलूं कि ये देखो 4 लाख का कार था, 1 लाख तो उसने कैश में पे किया है ना, यानी कि 3 लाख सर ये उसने कंसिडरेशन नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? हाँ सर होगा होगा। हुआ ना, मतलब वही। कार दिया पैसे लिया, दोनों हाँ तरफ से हो रहा है। 4 लाख की कार थी, 1 लाख उसने पे किया और बैलेंस 3 लाख में ये बोल सकता हूँ कि उसको गिफ्ट मिल गया, बोल यस सकता हूं सर। मैं? हाँ। और यहाँ पर वैल्यू हाँ एक्सीड कर रही है कितने से? 50,000 से, 50,000। है ना? तो देखो यहाँ पर ये नॉन रिलेटिव होके टैक्सेबल होना चाहिए, मोर देन 50,000 होने से टैक्सेबल होना चाहिए। तो चलो भैया इसको टैक्सेबल कर देंगे। क्या मैं टैक्सेबल कर दूं इसको? यस जी सर। सर। जी सर। वेरी गुड, आप लोगों नालायक। क्या है ये? कार। कार इज अच्छा कार उसमें नहीं आता। कार इज नॉट अ स्पेसिफाइड। देखे आप एग्जामिनर के जाल में फंस गए, और इसीलिए अगर आप ऐसे फंसोगे तो आपको एक 6 महीने का एक मौका और मिलेगा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली, एग्जामिनर आपको फंसा रहा है अलग अलग प्रोविजन देके। समझ में आया ना आपको? सिर्फ जैसे ही आप कार पढ़ते आपके मन में तो ख्याल आ जाना चाहिए कि भैया ये तो आपका माफ है। तो लिखिए, आंसर में लिखिए नॉन टैक्सेबल। मैं यहाँ पर दोबारा से प्रोविजन नहीं लिखवा रहा क्योंकि हमने पिछले जो सम किए थे वहां पर हम पूरा लिख लिख कर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर मैं कंसेप्ट समझाने के लिए आपको हिसाब से लिखा रहा हूं। ये नॉन टैक्सेबल, और अमाउंट कितना हो जाएगा? नील। समझे? समझे? जी सर। ओके। तो ये गलती मत करना, अगर आप लोग अपना नोटबुक में लिख रहे हैं तो प्लीज आप लोग यहाँ कार को ना अच्छे से राउंड ऑफ कर दो और यहाँ पर एक स्टार मार्क दे दो। एक काम करो, यहाँ पर एक स्टार मार्क दे दो आपकी नोटबुक में, और उसी स्टार मार्क को आपके नोटबुक के एकदम ऊपर वाले पेज पे आइए। मान लो ये आपका नोटबुक का ऊपर वाला पेज है, कुछ इस तरीके से आपकी नोटबुक होगी, है ना? यहाँ पर आप इसको स्टार दीजिए और लिखिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा या फिर नहीं पढ़ी, इसलिए गलती हुई। लिखो ऐसे पूरा अच्छे से लिखो बड़े बड़े अक्षर में, ताकि नेक्स्ट टाइम पता चलेगा। कसम खाता हूं या फिर कसम खाती हूं, नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। नालायक को डुबा दोगे मेरा नाम आप लोग। पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी। मैंने लिखा, आप भी लिखो। जब आप रिवाइज करोगे ना और आपको जब आपके कॉपी के ऊपर ये ऐसा दिखेगा, झट से आप जाओगे स्टार मार्क के ऊपर, भी ऐसा क्या था कार, तो फिर आप नहीं भूलोगे। ये बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है, आप करके देखिएगा, ठीक है? ओके, देखता हूं अब आप कहां तक जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव्ड
कैश गिफ्ट ऑफ रुपीज 1,00,000 रुपए फ्रॉम संबलपुर यूनिवर्सिटी। क्या बोले? कोई क्वेरी किसी का? नो सर। ओके फाइन, तो चलिए इस क्वेश्चन का बताइए मेरे को। रिसीव्ड कैश गिफ्ट मिला इसको 1,00,000 रुपए का मिल गया, यानी कि मोर देन 50,000। सर नॉन टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल होगा। क्यों क्यों? यूनिवर्सिटी से मिला है। जी हाँ, यहाँ पर यूनिवर्सिटी से मिला था। तो लिखिए यहाँ पर, एक सेकंड पहले ही आपको इस मैसेज को मैं यहाँ से हटा दूं। नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट मार लो, ऐसे ही लिखना आपको आपके नोटबुक में, टैक्सेबल कर दो। चलिए लिखिए यहाँ पर भी नॉन टैक्सेबल। क्यों नॉन टैक्सेबल है? इस चीज के लिए, बिकॉज रिसिप्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इज एग्जेम्प्ट, अमाउंट नील। चलिए लास्ट वाला, इसका भी देखता हूं। अगर आपने क्लासेस अच्छे से सुनी है मेरी और रिवीजन जब मैं करवाया हूं ध्यान दिए हो, तब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। देखिए आइए इस क्वेश्चन के ऊपर क्या है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन ऑफ रुपीज 4,30,000। बताइए क्या ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? क्या ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? फटाफट बताइए, क्या ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? चलिए अपना नोट्स देख लीजिए, आपको खुला ऑफर दिया मैं, फटाफट से 1 मिनट का समय दिया, नोट्स पलटिए और बताइए मेरे को क्या ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? सर 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड तो ये एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल लेकिन पार्टली 50%। यस 50% आपको ये अलाउ करता है इसका खर्चा। तो 4,30,000 का 50% सिर्फ 2,15,000 क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल। समझ में आया आपको? टैक्सेबल। तो अब टोटल अगर आपको निकालना पड़े तो कैसे करोगे? ये 60,000 प्लस 0 प्लस 2,15,000 यानी कि कितना हो जाएगा? 2,75,000। 2,75,000 आपका हो जाएगा टोटल टैक्सेबल। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 2,75,000। समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। जी सर। चलिए फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, हैव अ गुड डे।